सो हाय एवरीवन, वेलकम टू फोकल आईएएस। एंड ये जो 2-3 दिन का विलंब हुआ है, इसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, क्योंकि आपका जो अनुमानित हमने अनुमान लगाया है कि आपका आरओ का जो प्रीलिम्स की परीक्षा होगी वो 27 अप्रैल से लेकर 11 मई के बीच में कभी भी संभावित हो सकती है। ठीक है, दिस इज़ नॉट क्लियर डेट, बट जो सबसे नज़दीकी टाइम फ्रेम है और यूपीपीएससी आयोग जो है वो भी काफ़ी जिद्दोजहद में होगा कि वो परीक्षा को जल्द से जल्द करवाए। ठीक है, तो हम 27 अप्रैल को ही मान के रख रहे हैं, उसमें 2-3 दिन का डिले इज़ ह्यूज डिले। ठीक है, बाकी जो मीडियम की बात कर रहे थे, एक आध कमेंट आया कि सर प्लीज़ अपना ये जो मीडियम है ये सिर्फ हिंदी में रखिए। ठीक है, सो फॉर दोज स्टूडेंट दिस इज़ माई से कि सिर्फ हिंदी में रखना वुड नॉट बी फेयर, क्योंकि वो उन इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए हितकर नहीं होगा, और सिर्फ इंग्लिश में रखना हिंदी मीडियम वालों के लिए हितकर नहीं होगा। तो मेरा जो डिस्कशन है वो बाइलिंगुअल ही होगा। ठीक है, बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको समझ ना आए, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, आइदर वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। तो ये दोनों में होगा। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन हिंदी, हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। और अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, तो हिंदी में, और हिंदी में लिखा हुआ है तो इंग्लिश मीडियम वालों को जो चाहिए फॉर्डर वो मिलेगा। तो विदाउट डिलेइंग अ मिनट, बिना एक क्षण गंवाए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा स्टार्ट का विषय है वो दक्षिण भारत का इतिहास चोल, चालुक्य और पल्लव वंश से स्टार्ट होगा। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, चोला, चालुक्य एंड पल्लव। ठीक है, एक चोल और पांड्य और जो है हमने चेर राजाओं को देखा था संगम पीरियड में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग थे हमने वो भी डिस्कस किया था, उनकी कैपिटल डिस्कस की थी, उनके पोर्ट टाउन डिस्कस किए थे, जो यूपी पीसीएस अक्सर पूछ लेता है अपनी परीक्षाओं में। आज जो ये आपको चोल दिख रहे हैं ये 920 से लेके चालू हो गया था इनका इतिहास 640 के आसपास ही, लेकिन जो अहम है, ठीक है, जो परांतक चोल के बाद, आदित्य और परांतक चोल के बाद जो चीज़ें चालू हो रही हैं वहाँ से डिस्कशन ये स्टार्ट हो रहा है। तो वहाँ पे बीच में ये गैप था। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ये प्रॉपर एक लंबा विषय हो जाएगा अगर हम पूरी हिस्ट्री डिस्कस करें। तो हमारा जो है ये रैपिड फायर सीरीज का पार्ट है। बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ 140 प्लस बैच ऑफ आरओ 140 नंबर प्लस वाली बैच है आरओ की, जिसमें सबसे पहले हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम 25,000 पीवाईक्यू की एक श्रृंखला चला रहे हैं। उसके बाद हमारा कोर्स मॉड्यूल वाइज चलेगा। ये डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से ही चलेगा। सबसे पहले आपका पीवाईक्यू जाएगा, पीवाईक्यू के बाद अदर क्लासेज जाएंगे। तो ये आपको जब तक आपका पीटी परीक्षा नहीं हो जाती आरओ की, तब तक चलने वाला ये कोर्स है 140 प्लस बैच। ठीक है, बैच के बारे में आगे देखते हैं, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये जो सुमेलित है ना, ये सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ मैच द फॉलोइंग पूछा गया। जो पहला क्वेश्चन है एसीएफ आरएफओ जो यूपी पीसीएस का जो फॉरेस्ट वाला एग्जाम होता है, इसमें आया था 2021 का जीएस पेपर 1 में। ठीक है, तो यही मैच द फॉलोइंग पूछा था। तो राज राजा 1 इनका टाइम फ्रेम पूछा है। ठीक है, तो आपको जो चोलों में टाइम, चोल राजाओं की जो टाइम याद रखनी है वो याद रखनी है आदित्य से। आदित्य का याद रखिए, परांतक का याद रखिए, परांतक की टाइम। ठीक है, परांतक के बाद हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट अपने पास बचते हैं राजराज प्रथम, और इसके बाद इनके ही पुत्र राजेंद्र प्रथम। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो लेटर चोला में, जिनको चोल चालुक्य वंश भी कहा जाता है, वो हैं खोलतुंग चोल। ये असल में इतना तो आपको पता होना चाहिए कि इनका टाइम फ्रेम क्या है। यूपी बेसिस में देखो, ऐसा नहीं है कि टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछता है, इनके टाइमलाइन से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो राजराज का जो टाइम है 985 सीई यानी एडी से लेके 1015 तक। कई जगह आपको 1014 भी ये मिलेगा, क्योंकि 1014 में ही इन्होंने शासन छोड़ दिया था। और इसके बाद जो है 14 से लेके 44 तक, 44 तक, ठीक है, 14 से लेके 44 तक ये राजेंद्र वन, इनके पुत्र होंगे, इनका शासन पीरियड होगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम का टाइम पीरियड है। तो राजराज का सही है। ठीक है, इसमें राजेंद्र का नहीं है, तो राजाधिराज प्रथम राजेंद्र वन के बाद आए 1044 से लेके 1052 तक। ठीक है, खोलतुंग का है 1070 से लेके 1120 तक। एंड खोलतुंग वॉज द फर्स्ट चोला किंग जिसने चाइना में 2 बार एम्बेसीज भेजी थी। ठीक है, याद रखना, चाइना में 2 बार एम्बेसीज भेजी थी। विक्रम चोल हैं 1120 से 1133 का टाइम पीरियड है। थोड़ा सा चोलों के बारे में जानते हैं, यहीं पे समझते हुए चलते हैं। ओके, तो हमको पता है, सबसे पहले हम परांतक वन के बारे में बात करते हैं। हु वॉज परांतक वन? परांतक हैं जिनके पुत्र को
राष्ट्रकूतों ने हराया था। पहला बात तो ये याद रखना कि इनकी राष्ट्रकूतों से लड़ाई हुई थी, और ये अपने एक जो है मंदिर के ऊपर, ठीक है, मंदिर के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसके लिए जानते हैं। इस इंस्क्रिप्शन में जो विलेज लेवल पे जो असेंबली होती है, इस असेंबली में चुनाव की जो प्रक्रिया है, ठीक है, प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया के बारे में सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं, ठीक है, कैसे इस असेंबली की चुनाव होगी। तो असेंबलीज दो तरह की होती थी चोलों के टाइम पे, एक होती थी उर और एक होती थी सभा। याद रखना, ये विलेज लेवल असेंबली है। उर और सभा में जो डिफरेंस है, उर जो है ये किसकी असेंबली होती है, तो उर जो असेंबली है ये गांव में जो खेती करने वाले आम लोग हैं, किसान हैं, इनकी एक ग्रुप असेंबली होती थी। और ये जो सभा है, ये ब्राह्मणों को जो लैंड दान में दी गई है, इन ब्राह्मणों की असेंबली होती थी। किसकी? ब्राह्मण्स की, ठीक है। तो ये स्पेशल असेंबली है ब्राह्मण्स। इस सभा में जो इलेक्शन है उसी के बारे में इस इंस्क्रिप्शन में, परांतक चोल के इंस्क्रिप्शन में जानकारी मिलती है। मेरा प्रश्न आप लोगों से है, इस इंस्क्रिप्शन का नाम क्या है, ये आपको बताना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना बात की। अब परांतक के बाद आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट राजा जो हैं, वो हैं हमारे पास राजेंद्र वन, राज राजा वन। राज राजा वन का समझ लीजिए कि ये पूरा एरिया है इनके पास में, ठीक है। साथ में इन्होंने अनुराधापुर का थोड़ा सा एरिया, ठीक है, यानी नदन अनुराधापुर, नदन श्रीलंका का थोड़ा सा एरिया इनके पास है, कुछ ये एरिया है, ठीक है। ये है राज राजा वन। राज राजा वन फेमस क्यों है? तो राज राजा जो है वन, वो फेमस इसलिए है, श्रीलंका का भी एरिया है, ठीक है। तो ये फेमस इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा शिव का मंदिर बनवाया था। कहाँ पे? थंजावुर में। तो इस समय चोलों की जो कैपिटल है, वो कैपिटल कहाँ है? थंजावुर है, ठीक है। शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था, ठीक है। तो इस मंदिर के लिए फेमस है। मंदिर का क्या नाम है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। दूसरा प्रश्न आपके लिए यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि द टेम्पल विच वॉज बिल्ट बाई राज राजा वन, उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द टेम्पल बिल्ट बाई राज राजा वन? राज राजा वन के द्वारा मंदिर जो बनाया गया तंजावुर में, उस मंदिर का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस मंदिर को हम दो नामों से जानते हैं, इसके दो नाम हैं, उन दोनों नामों को आपको बताना है, ठीक है। राज राजा वन। उसके बाद जो है राज राजा वन के बाद जो टाइम फ्रेम आता है, इन्हीं के पुत्र का आता है राजेंद्र वन, ठीक है। राजेंद्र वन। अब राजेंद्र वन जो है, ठीक है, राज राजा के बाद राजेंद्र, इनके पुत्र जो हैं, ये क्यों है फेमस? तो राजेंद्र वन, राज राजा वन ने ये अनुराधापुर का नॉर्थ वाला एरिया जीता तो जीता, ठीक है। राजेंद्र वन क्या करेंगे? पूरा का पूरा श्रीलंका यानी अनुराधापुरम पूरा का पूरा कैप्चर करेंगे। यहाँ पे जितने भी आइलैंड नेशंस हैं इन पे कैप्चर करेंगे, ठीक है। ये श्री विजय एम्पायर है, ठीक है, जो आपका जावा सुमात्रा है, आप देख रहे हो जावा सुमात्रा, ये पूरा का पूरा एरिया कैप्चर करेंगे। दूसरा, शायद अनुमान लगाया जाता है कि इस समय जो यहाँ बंगाल वाला उड़ीसा वाला रीजन है, बंगाल और उड़ीसा वाला जो रीजन है, यहाँ पे लेटर पाल राजाओं का राज्य रहा होगा। तो यहाँ तक ये कूच करते हैं, गंगा तक। इसके लिए इनको एक उपाधि मिलती है, जिस उपाधि में हम इनको गंगई कोंड कहते हैं। यानी कोंड मतलब होता है विक्टर, विजयी। तो गंगा राजाओं पे विजय करने वाला गंगई कोंड कौन है? तो राजेंद्र वन है, ठीक है, राजेंद्र वन है, गंगई कोंड। अब ये गंगा पे यहाँ पे विजय करते हैं, तो यहाँ पे आके एक सिटी बनाएंगे, जिस सिटी का नाम होगा थंजावुर के पास में गंगई कोंड चोलापुरम, गंगई कोंड चोलापुरम, ठीक है। अब गंगई कोंड चोलापुरम नाम का एक मंदिर बनाएंगे, गंगई कोंड जो नाम का एक मंदिर भी बनवाएंगे, एक कैपिटल सिटी भी बनवाएंगे, ठीक है। और गंगई कोंड इनका टाइटल भी है, ठीक है। अब ये सारा एरिया इन्होंने कैप्चर किया साउथ ईस्ट एशिया में, इसलिए इस बे ऑफ बंगाल को इनके टाइम पीरियड में चोला लेक के नाम से भी जाना जाएगा, चोला लेक, क्योंकि ये पूरा चोलाओं के अधीन है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। खोलुतुंग वन जो है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अभी आप देख रहे हो कि ये जो है पूरा का पूरा चोला राज्यवंश है, ये फैला हुआ, ठीक है, चोला राज्यवंश है। यहाँ पे हमको एक जो है राज्यवंश मिलता है, जिसको हम कहते हैं चालुक्य, ठीक है। चालुक्य कहाँ के हैं? तो वेंगी की ये चालुक्य। चालुक्य भी हमको 2-3 मिलेंगे, वेंगी के मिलेंगे, वतापी के मिलेंगे, कल्याणी के मिलेंगे, ठीक है। तो वतापी यहाँ है और कल्याणी यहाँ है, ठीक है। तो चालुक्य ऑफ वेंगी, चालुक्य ऑफ वतापी, चालुक्य ऑफ कल्याणी, ठीक है। ये जो वेंगी वाले वतापी वाले चालुक्य हैं, इन्हीं के रिश्तेदार हैं, भाई भतीजे हैं ये वेंगी वाले, ठीक है। तो जो वेंगी वाले चोल हैं, चालुक्य हैं, इन चालुक्यों से इनका रिलेशन है
कैसा, जो मैरिज वाला अलायंस है, किसका, चोलों का। ठीक है, तो बेसिकली जो राजराजा वन है, अभी हमने जिसकी बात की, राजराजा वन, ठीक है, राजराजा वन के पुत्र राजेंद्र वन है। अब राजेंद्र वन की जो बहन है, यानी राजराजा वन ने अपनी बेटी की शादी यहाँ पे वेंगी के चालुक्यों के साथ करवा दी। अब उसी का वंशज है ये खोलुतुंग। जब खोलुतुंग का टाइम पीरियड आता है तो कोई कैपेबल चोला रूलर नहीं बचता है, और ये क्या करता है, इन दोनों डायनेस्टीज को, यानी वेंगी के चालुक्य और ये चोल, इनको एक करता है। तो यहीं से चोल चालुक्य डायनेस्टी की शुरुआत होती है, और इसीलिए ये खोलुतुंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खोलुतुंग चोल। ठीक है, इसका टाइम फ्रेम एटलीस्ट याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पल्लव का। इनकी कैपिटल पूछा है सबकी, सॉरी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, आई एम टेकिंग अ पॉज, बस 10 सेकेंड का है। ओके गाइज, सो वी हैव डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे में जो डायनेस्टीज हैं और उनकी जो कैपिटल्स हैं उनको मैच करना है। ठीक है, तो आइए मैच करते हैं और देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू टेक हियर इज कि ये वाला देख लिया। दूसरा क्वेश्चन है सही सुमेलन करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना है, राजवंशों का यानी डायनेस्टीज का और उनकी कैपिटल्स का, राजधानियों का। ठीक है, तो ये सारी कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज हैं, एक ही साथ में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो पल्लवों की जो कैपिटल है वो है कांचीपुरम। कौन सी है, कांचीपुरम। ठीक है, कांची, पल्लवों की कांची है। कदम्ब की वनवासी है, तो कदम्बा डायनेस्टी यहीं पे रहती थी, छोटी सी डायनेस्टी। कदम्बास की जो कैपिटल है वो वनवासी है। पांड की हमने बात की थी, तो मदुरई जो है, पांड्यों की जो संगम पांड्य हैं उनकी भी राजधानी मदुरई है, और ये लेटर जो पांड्य हैं इनकी भी राजधानी क्या है, मदुरई है। इनका जो पोर्ट टाउन है वो कोरकई है, कोरकई। ठीक है, और ये कोरकई वॉज फेमस फॉर पर्ल फिशरी, जो मोतियां निकालते हैं लोग, इसके लिए फेमस है, पर्ल फिशरी के लिए फेमस थी कोरकई। ठीक है, और ककतीय राजवंश की जो राजधानी है, ककतीया यहाँ पे हैं, इनकी राजधानी जो है वो वारंगल है, वारंगल। ठीक है, तो ये मैच द फॉलोइंग है, इनको कभी और एड्रेस करेंगे थोड़ा सा। अब पल्लवों लोगों के बारे में भी देखिए, आपको जानकारी जरूरी है। तो चालुक्य वंश जो पल्लव के कंटेम्प्रेरी हैं, तो यहाँ पे जो पल्लव डायनेस्टी है, हमने जो इंस्क्रिप्शन की बात की, कहाँ के हैं, कांचीपुरम के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो है हमारे पास कौन सी, बदामी की या वतापी की, आज भी इसको वतापी बोल लो। तो ये कौन है, ये चालुक्य हैं। अब ये कांचीपुरम का जो पल्लव हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमको जो राजा मिलेंगे वो कौन है, महेंद्र वर्मन है, महेंद्र वर्मन। ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पे जो चालुक्य है इसमें सबसे राजा इंपॉर्टेंट है पुलकेशिन, पुलकेशिन टू, पुलकेशिन द्वितीय। और इसी का है ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ऐहोल इंस्क्रिप्शन। और इसी का कंटेम्प्रेरी यहाँ नॉर्थ में आ जाओ तो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन है। ठीक है, इतना याद रखना। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो ये चोल कला की उदाहरण है, ये याद रखना जब भी नटराज की। वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे, ये थे चोल राजवंश। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति यानी नवल पावर के लिए जो है फेमस था, ये भी चोल है। हमने अभी बात की थी राजेंद्र वन की कि इसने पूरा जावा सुमात्रा सब कैप्चर कर रखा था, तो बिकॉज ऑफ देयर नेवी। ठीक है, नेवी इतनी पावरफुल थी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हमने किए। सो दिस इज आवर क्रैश कोर्स फॉर ROARO 2025। ठीक है, क्या है इसमें, हम पूरा का पूरा GS कवर करेंगे जितना भी है, कंप्लीट हिंदी का कवरेज होगा और कंप्लीट करंट अफेयर होगा, तो कुछ भी नहीं छूटेगा आपके ROARO प्रिपरेशन में। एंड दिस इज अ गारंटी, अगर आप ये हमारे साथ जुड़ते हो, इफ़ यू आर टेकिंग दिस कोर्स और नॉट। ठीक है, वीडियो फिर भी फ्री होंगी। ठीक है, अगर PDFs के लिए आपको कोर्स लेना है और टेस्ट सीरीज के लिए लेना है, ठीक है, वीडियोस आपकी फ्री जाएंगी, वीडियोस का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ वीडियो भी लगातार देखते हो तो दिस इज अ गारंटी
विद फुल डेडिकेशन, तो आपका जो RO में प्रश्न आने हैं, ठीक है, हमको कितना चाहिए, 140 130 के आसपास कट ऑफ जाएगी, इतना आप क्लियर करके आओगे, ठीक है। ये बैच जो है 140 प्लस के नाम से बैच है, अगर आप कंप्लीट लेते हो विद टेस्ट सीरीज एंड ऑल, तो आपका ये RO जो प्रीलिम्स होना है, इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो छूटा रह जाएगा, ठीक है। और परीक्षा होगी तो उस समय हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, GS हिंदी करंट अफेयर का कंप्लीट कवरेज है, और 10 जो है फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे साथ में, ठीक है, 10 फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, क्लियर है, ओके। एंड दिस इज आवर लिंक फॉर टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आप जाके सारी अपडेट आपको मिल सकती है, फोकल IAS आपको सर्च करना है, मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन, ठीक है। क्या क्या रहने वाला है 140 प्लस बैच में, तो मंडे टू फ्राइडे क्लास होने वाली है करंट अफेयर, GS और हिंदी की, ठीक है। PYQ डिस्कशन 2500 जो अभी 25,000 सॉरी 25,000 जो है ये PYQ डिस्कशन है जो अभी ऑन गोइंग है। 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा। पर्सनल मेंटरशिप होगी एट गूगल मीट, ठीक है। हिंदी की क्लासेस होंगी, बाइलिंगुअल होगी, वो आपको पता ही है। टिल मेंस RO का जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता, क्योंकि वहाँ पे भी आपका ये जो GS वाला है ये भी आएगा, और हिंदी का भी 60 मार्क का एज इट इज़ आता है। 5 टॉपिक होती हैं और प्रीटी में 6 टॉपिक होती हैं, वहाँ पे 5 टॉपिक होती हैं, एक टॉपिक जो है 12.5 मार्क का हो जाएगा, तो 60 नंबर का वही होता है, ठीक है। डेली हैंड आउट मिलेगा आफ्टर क्लास। अच्छा, ये जो फ्री क्लासेस जो लोग वीडियो देखेंगे इनको ये हैंड आउट नहीं मिलेगा, ठीक है। और डेली 20 UPAPSC रेप्लिका प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसा UPPCS में पूछा जाता है। फीस 2499 ओनली, ठीक है। तो ये डिटेल है, इस तरह से आप, ये पेमेंट मोड है, यहाँ पे आप पेमेंट इस तरह से कर सकते हो, या तो ऑनलाइन कर लो, नंबर डाल के कर लो, अकाउंट नंबर, या UPI करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू शेयर दिस थिंग्स एट दिस नंबर और दिस email ID, ये है, इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं, ओके। चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अभी हमने बात की थी ना चोल गंगम, ठीक है, तो राजेंद्र वन। गंगई चोल, कोंडा गंगई चोल है ना, चोल गंगम या गंगई चोल कुछ भी कह लो, तो लेक जो बनवाई थी, लेक बनवाई थी, कैपिटल बनवाई थी, और मंदिर भी बनवाया था गंगई कोंड चोलापुरम, तो ये राजेंद्र वन थे। और ये एरिया को भी हम चोला लेक के नाम से ही जानते थे इनके समय में, चोला लेक, चोल झील। ये कोई प्रश्न आए तो ये भी टैकल आपको करना है, UPPCS मेंस 2016 का क्वेश्चन है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, अभी हमने क्वेश्चन पूछा था, आपको मिल गया। तो कौन सा मंदिर का क्या नाम है? बृहदेश्वर, ठीक है। इसको राज राजा वन ने बनवाया था, इसको हम राज राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, राज राजेश्वर या बृहदेश्वर। किसका मंदिर है? तो भगवान शिव का मंदिर है। एंड दिस इज द फर्स्ट टेम्पल, ठीक है, फर्स्ट टेम्पल जो कंप्लीट द्रविडियन स्टाइल में है, शैली में पहला कंप्लीट मंदिर को यही देखने को मिल रहा है, ठीक है। पल्लव मंदिर स्टार्ट करा दिया, ठीक है, द्रविडियन स्टाइल की शुरुआत पल्लव काल से हो जाएगी, लेकिन जो पल्लव बनाएंगे वो कंप्लीट द्रविडियन स्टाइल का मंदिर नहीं होगा। ऐसा मानिए नर्सरी वाज प्लांटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पल्लव, पल्लवों के समय नर्सरी डाल गई थी, और ये कंप्लीट पौधा जो है ये चोलों के समय आके बनती है नर्सरी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो कौन मंदिर? राजराजेश्वर या बृहदेश्वर। इसी मंदिर का एक रिप्लिका बताइए, मंदिर बनाएगा विराजर भी बनाएगा, ठीक है, और सेम ऐसा ही मंदिर बनाएगा, हाइट थोड़ी छोटी होगी, वो मंदिर का क्या जो राजेश्वर ने बनाया, ठीक है, ओके। चोलों का राज किस में फैला था? तो कोरोमंडल है, इसलिए ब्रिटिश का दिया ना कुंडल कोश, अभी हम ये वाला कोश जो है इस कुंडल कोश कहते हैं, कोरोमंडल, ठीक है। ब्रिटिश जो चोलमंडल है, चोलमंडल कोरोमंडल कहते थे, ठीक है, तो चोलमंडल है उसको कोरोमंडल तट गया। और दक्षिण कुछ भाग डेक्कन के, दक्षिण बीच में, ठीक है, हम समझते हैं डेक्कन ट्रैप नहीं कहाँ से है, ये से कोरोमंडल है, तो चोलमंडल को ब्रिटिश ने कोरोमंडल कर दिया। ये जो दक्षिण, ठीक है, तो ये मुगल थे, दक्षिण बोलते थे, दक्षिण बोलते थे, दक्षिण या दक्षिण में इसे दक्कन दिया, ठीक है, तो बस यही दक्कन, ठीक है। तो आगे जो बैकग्राउंड नॉइस तो उसको प्लीज करना। चोल शासकों के शासन काल में, अब देखिए, वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य था, टोट्टा वरियम, और ये होती थी वरियम कमेटी सेलेक्ट होती थी, को बोला जाता, ठीक है। चलती राजनीति क्या थी, ठीक है, आपकी बात थी, ठीक है, और यही आपको उसने बादामी है, बतापी, ठीक है, कहां है? कर्नाटक में पीस क्या लिखा है? जो राजा स्नानागार और विनायक देखते स्त्रियां तथा पुरुष दोनों, इस तरह क्वेश्चन जो है ये RO या 2006 में पूछा गया, इस तरह क्वेश्चन नहीं है कि पूछा है। तो सब नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की, ने बात की कि राजा वन ने नागापुरम को जीता था, इसके राजे ने कंप्लीट कर लिया, वो 2014 उठा गया क्वेश्चन। चोल साम्राज्य अंत किया तो मई में साम्राज्य था, इसलिए अभी लेक्चर में देखिए। राजा
श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राज के साथ अपनी पूरी कब्जा किया, तो कोल्लुतुवन या लेटर चोलावन ऑफ द इम्बॉडिंग या चोल जातीय वंश का स्वतंत्र राज्य। ठीक है, 72 व्यापारी चीन के कार्यालय में भेजे, तो 72 व्यापारी प्लस चीन में किसके कार्यालय में भेजे गए। ठीक है, तो इस कार्यालय में कोल्लुतुवन ने 2 असेंबली चली थी, ये बात की। दक्षिण भारत का तकोलन का बैटल ऑफ टिप्पा बोलते हैं। ठीक है, तो बीच में कोलाले तलिवाला तलिकोटा तो विजयनगर। तकोलन का युद्ध था चोल और बेसिकली आदित्यवन और पारद के टाइम पे हुआ है। चीन या चालुक्यों के शासनकाल में चीन ने भारत के संबंधों पर किया। अगर आपको जैसे ये नहीं पता है कि ये किया होगा, तो हमने बात की चालुक्य की। ठीक है, चालुक्य पल्लवों की बात, ध्यान से सुनो। चालुक्य है 600 के आसपास। ठीक है, यही 640 से 750 पल्लव का भी। ठीक, और नॉर्थ में हर्ष का भी टाइम यही है। ठीक, चोल, चालुक, पल्लव और अशोक डायनेस्टी, ये तीन डायनेस्टीज कैसी बनी। ठीक है, और ये बात यहाँ चालुक्यों की जो राजा है वो है पुलकेशिन II। पुलकेशिन II, इसका एक है अयहोल इंस्क्रिप्शन। अयहोल इंस्क्रिप्शन बनवाया था किसके साथ, पुलकेशिन II के शासनकाल में। इसके एक जैन स्कॉलर रविकीर्ति, इसी को रविकीर्ति ने जो है मेरुति जैन टेंपल है, एक मंदिर के बाल ये इंस्क्रिप्शन अयहोल इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में पुलकेशिन II विक्ट्री के बारे में बोल रही है। कहा जाए पुलकेशिन II ने जो उत्तर पथाधीश्वर, ये जो उत्तर पथ है, उत्तर पथ है, आज उत्तर पथाधीश्वर को हराया था नर्मदा किनारे। ठीक, उत्तर पथाधीश्वर का मतलब हर्षवर्धन बोल रहे हैं। ठीक है, उत्तर पथाधीश्वर कौन है। ठीक है, उत्तर पथाधीश्वर यानी उत्तर पथ जो अधीश्वर है वो हर्षवर्धन बोल रहा है। हर्षवर्धन को नर्मदा किनारे पुलकेशिन II हराया था, हर्षवर्धन पुलकेशिन II हराया एज पर द अयहोल इंस्क्रिप्शन। यानी हर्ष और पुलकेशिन का टाइम एक है। महेंद्रवर्मन को भी पुलकेशिन II हराया था, तो यानी महेंद्रवर्मन और पुलकेशिन II का टाइम एक है। महेंद्रवर्मन कौन पल्लव है और वन ऑफ द ग्रेट पल्लव किंग है महेंद्रवर्मन। तो महेंद्रवर्मन, हर्ष और पुलकेशिन II तीनों कंटेम्परेरी है। अब हम पता है कि हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री आया था। ठीक, हर्षवर्धन के समय हिमसंग आया। अपने आप कौन सा जो है हिमसंग, यूपीसीएस 14 में पूछा प्रश्न। इस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में पद प्रदान किए जाते थे, चालुक्य के टाइम पीरियड में। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हैपनिंग। चलो, हाँ, मत विलास भाषण लिखा था, तो इट वाज महेंद्रवर्मन बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने मल्टीपल टाइटल्स ड्रॉप की थी और बहुत लिखा था। तो एक बुक है वाली मत विलास भाषण, मत विलास था महेंद्रवर्मन ने लिखा। महेंद्रवर्मन ने ग्रंथ बनवाए थे, रवि युवा की थी, ग्रंथ बनवाए थे वो महेंद्रवर्मन ने बनवाए थे। 2010 के आरओ में यूपी और आरओ के प्रश्न में पूछ गया। 3वीं शताब्दी में बंदर किस लिए था, तो लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए वरंगल जो है वो फेमस था। संस्कृत के कवि और का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन II के अयहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, चालुक्य अभिलेख के दिस में संवत 56 दिया हुआ है। इसका पूरा 634। डोंट केयर फॉर दिस। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दत्त अंकित थे। तो ये जो है महेंद्रवर्मन के तीन में लोगों और ये मेरे थे। अब दांडी की कोई एक बुक नाम कमेंट में बताइए। ठीक है, बड़ा राजा की उपाधि थी। ठीक है, नरसिंहवर्मन थे। ठीक है, आप ये लिख लीजिए, अपना का नाम लिया सबसे इंपॉर्टेंट। तो मैं लोग लिए जाने जाते हैं। तो महेंद्रवर्मन समय महेंद्र टाइप टेंपल जो द्रविड़ भाषा में महेंद्र। ठीक है, फिर जो है नरसिंहवर्मन फर्स्ट आया, इनके नरसिंहवर्मन जो है इन्होंने पुलकेशिन को मार या हराया। ठीक है, मैंने बदल ली क्योंकि पिताजी को पुलकेशिन सेकंड हराया, नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन को हराया। इसके लिए इनको वादी कोंडा यानी वादी को लेने वाले। दूसरा, ये बहुत अच्छे रेसलर थे, बहुत अच्छे रेसलर थे, बहुत अच्छे थे। तो बाद में इसलिए जो है ममल की बात की थी। ममल मतलब रेसलर होता है किसी का जीवन। ठीक है, मैंने जरा पूछा ममल की बात की। ठीक है, तो नरसिंहवर्मन फर्स्ट को ममल भी कहा जाता है, यानी इनके बेसिकली अलग को 4 कैटेगरी आ गए, महेंद्रवर्मन स्टाइल, ममल स्टाइल। ठीक है, फिर जो है इसके बाद नरसिंहवर्मन II। ठीक है, नरसिंहवर्मन II जो है इनको राज्य की उपाधि दी गई थी। तो इसका जो नरसिंहवर्मन स्टाइल का पतन हो जा रहा है। ठीक है, मल्ल और इसी ममल के नाम पे महाबली उनका नाम बढ़ा। ये जानते हैं। आगे चलते हैं। तंजौर का बेश्वर मंदिर बता, तो राजा का शासन वन क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, आगे आते हैं। दक्षिण भारत के समुद्र के समकालीन भारत के थे। ठीक है, दक्षिण जो जो किंग है वो कौन से किंग है, जो गुप्ता किंग है कंटेम्परेरी थे या इनके समकालीन थे। ठीक है, समझिएगा। सॉरी, बैटरी है।
ओके, सो वीडियो हैज़ नॉट पॉज्ड। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन वॉज कि पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि दक्षिण भारत के कहाँ पे थे, समुद्रगुप्त के जो कंटेम्प्रेरी किंग हैं साउथ इंडिया के, वो कौन कौन हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का कंटेम्प्रेरी किंग साउथ इंडिया का कैसे पता कैसे चल रहा है, क्वेश्चन ये होना चाहिए आपका। ठीक है, तो जो समुद्रगुप्त के समय जो बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है उसको हम कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, यानी ईओलॉजी है। ईओलॉजी मतलब प्रशस्ति, मतलब गुणगान किया गया है, और प्रयाग में लिखा हुआ है। और इस इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने पिछली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस भी किया था कि यहाँ कौरवकी का एक इंस्क्रिप्शन मिलेगा, कौरवकी का अभिलेख मिलेगा। कौरवकी कौन है, तो अशोक की किंग है, क्वीन है अशोक की। ठीक है, यानी अशोक काल में भी यहाँ का एक इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है प्रयाग का ही। ठीक है, और एक कौरवकी, इसको क्वींस एडाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्वींस एडाइट भी कहा जाता है। उसके बाद हमको समुद्रगुप्त का मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे जहांगीर का एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, याद रखना ये प्रयाग वाली बात हो रही है, जहांगीर का एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। तो ये जो समुद्रगुप्त का जो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, जो प्रयाग प्रशस्ति है, किसने लिखी है, तो समुद्रगुप्त के जो गवर्नर हैं हरिसेन, इनके कोर्ट पोएट हैं, तो ये हरिसेन ने लिखी है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। तो इसमें ये सारे राज्यों के बारे में ये बता रहे हैं। ठीक है, तो धनंजय हैं कुस्तलपुर के, ठीक है, नीलराज हैं अवमुक्त के, ठीक है, उग्रसेन हैं पलक्का के, और विष्णु गोपा हैं कांची के। तो कुछ ना याद हो, एटलीस्ट विष्णु गोपा याद रखना। तो विष्णु गोपा इज अ पल्लव किंग। कौन है, पल्लव किंग हैं, और ये कांचीपुरम के हैं। ठीक है, कांचीपुरम के हैं, एक नाम आपको याद रखना है। यूपी पीसीएस प्री 2018 में प्रश्न पूछा गया, एंड दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, टफ क्वेश्चन है, वन ऑफ द टफेस्ट। लेकिन ये विष्णु गोपा जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखना कहाँ पे दिया है, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और हमको सिर्फ विष्णु गोपा भी पता होता है, ये जो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हल किया जा सकता था सिर्फ एक ऑप्शन से। तो विष्णु गोपा एटलीस्ट याद रखिए। ठीक है, अब फिर से वही राजवंश और उनकी राजधानी। तो पल्लवों की अभी हमने बात की कांचीपुरम, पांड्य की मदुरई, यादवों की देवगिरी। ठीक है, देवगिरी। ठीक है, ये यादव काफ़ी बाद वाले हैं। ठीक है, और ककतीय की वरंगल। ठीक है, तो ये कैपिटल याद रखना। आगे बढ़ते हैं, गुप्ता पीरियड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, गुप्ता पीरियड। अब जो है एक मंदसौर, मंदसौर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। मंदसौर इज इन एमपी। ठीक है, मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है, तो कुमार गुप्त वन का। ठीक है, शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राओं से मिलती हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, शक, उसमें शकों को हराया था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी सिल्वर कॉइन्स। अभी इनको एक्सप्लेन करते हैं, सिल्वर कॉइन्स। भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसने ये उपाधि दी थी, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने उपाधि इसको दी थी। ठीक है, वीए स्मिथ ने ये उपाधि दी थी समुद्रगुप्त को कि ही इज नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब आपका ये बताना है कि नेपोलियन पहले आया था कि समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहा उसने। ठीक है, इससे बढ़िया कि नेपोलियन को जो है समुद्रगुप्त ऑफ जो है बोल देता समुद्रगुप्त ऑफ बेबीलोनिया या कहीं का, जहाँ का भी है नेपोलियन। ठीक है, उसको बोल देता है। ये वीए स्मिथ ने इसको क्यों कहा, तो अपने हिसाब से तो ये सौभाग्य की, सौहार्द की बात नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है। ठीक है, किसी बाहरी को लेके अपने किसी प्रशासक, क्योंकि समुद्रगुप्त की उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। ठीक है, बहुत बड़ी हैं। अच्छा, अब बात करते हैं गुप्ता एम्पायर की, थोड़ी सी बात कर ले शुरुआती। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर का जो शुरुआत माना जाता है, हम तो 395 ही सुनते हैं कि गुप्ता इरा जो है 319 में, गुप्ता एज जो स्टार्ट हो रही है वो 319 एडी, गुप्ता एज 319-20 एडी गुप्ता एज मानी जाती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। लेकिन इससे पहले जो है गुप्ताओं का थोड़ा बहुत मिलता है 275 के आसपास, 275 के आसपास। ठीक है, तो प्रथम गुप्त शासक जो माना जाता है वो श्रीगुप्त को कहा जाता है। कौन है, तो गुप्ताओं के जो फाउंडर हैं वो कोई श्रीगुप्त नाम का पर्सन है। ठीक है, बट ही वॉज नॉट एन इंडिपेंडेंट किंग, एक इंडिपेंडेंट राजा ये नहीं है। क्यों नहीं है, ठीक है, तो इनका जो है, इनको बस महाराज जैसा टाइटल मिला है। टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइटल से पता चलता है कि कौन इंडिपेंडेंट है कौन नहीं है। ठीक है, अभी गुप्ता डायनेस्टी आगे पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो राज्य है
ये बेसिकली किसका राज्य है? तो ये फॉरेन डायनेस्टीज़ हैं, शक हैं, कुषाण हैं, ठीक है, जो कनिष्क वाला राज्य है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि ये कुषाणों के अधीन, यानी इनका वसलेज था, वसल था, ठीक है, इनका अधीन ये राज्य करता था, ठीक है, श्रीगुप्त। इसके बाद श्रीगुप्त के बाद जो है हमको देखने को मिलता है कौन, बहुत से आएंगे, लेकिन हमको जो सबसे घटोत्कच आएगा, ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है, वो वाले चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त फर्स्ट। यहाँ ये 319 का टाइम फ्रेम है, यही माने जाते हैं रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। और ये चंद्रगुप्त फर्स्ट जो हैं ये हैं फादर ऑफ समुद्रगुप्त। किसके फादर हैं? समुद्रगुप्त के। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉइन्स तो गुप्ता ले आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉइन्स नहीं, ठीक है। समुद्रगुप्त पहली बार जो कॉइन्स लाएगा इसमें ये अपने फादर मदर को वो दिखाएगा, खुद को वीणा प्ले करता हुआ, पाठ करता हुआ, पढ़ता हुआ, वॉर करते हुआ, सिंह को मारता हुआ, सब कुछ आएगा समुद्रगुप्त के कॉइन्स में। यहाँ तक नहीं है। अच्छा, इस समय तक जो गुप्ता के, समुद्रगुप्त के टाइम में जो गुप्ता कॉइन्स हैं, गुप्ता कॉइन्स हैं वो सिर्फ ज़्यादातर, यानी कह लो कि सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के कॉइन्स हुआ करते थे। कैसे? और ये भी बहुत प्योर होते थे, ठीक है, प्योर होते थे, ठीक। अब यहाँ पे जो समुद्रगुप्त का टाइम फ्रेम है, समुद्रगुप्त के बाद जब टाइम आएगा हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड, ठीक है, इनका टाइटल है विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड का जब टाइम फ्रेम आएगा तो आप देखोगे कि 475 का टाइम फ्रेम है, जब आप ये जो वेस्ट है, जो फॉरेन ट्रेड है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है, ये कहीं ना कहीं डिक्लाइन करना चालू होगा, ठीक है। ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है ये कोलैप्स कर जाएगा, तो हमारा ट्रेड भी यहाँ से खत्म होगा। यानी अब ईस्टर्न रोमन एम्पायर से जो थोड़ा बहुत ट्रेड बचा है, सिर्फ वो बचा है, फ्लरिशिंग ट्रेड जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर से है वो खत्म कर जाएगा। यानी अब जो है थोड़ा सा इकॉनमी क्या है वो डाउन जाएगी। तो ये जो इकॉनमी डाउन जा रही है ये गुप्तास के कॉइन्स में भी दिख रहे हैं इस समय, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के समय में जो कॉइन्स निकल के आएंगे, गोल्ड के जो कॉइन्स हैं, ये थोड़ी सी इंफीरियर क्वालिटी के हैं। कैसे हैं? इंफीरियर क्वालिटी के हैं, उतने अच्छे नहीं हैं। साथ में ये जो है सिल्वर कॉइन्स भी लेके आएंगे, यानी पहला जो रजत की मुद्रा है सिल्वर कॉइन, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड जो है वो लेके आएगा, सबसे पहले इशू करेगा गुप्ता राजाओं में। इसके बाद आगे चल के देखोगे कि आगे वाले किंग हैं वो कॉपर कॉइन्स भी लेके आएंगे, ठीक है, कॉपर कॉइन्स भी लेके आएंगे। तो इस तरह से आपको देखोगे कि कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन की तरफ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फ्लरिशिंग जो गुप्ता एम्पायर था वो समुद्र